हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो रूरल मार्केटिंग में हमने कुछ पॉइंट्स जो है लास्ट सेशन पर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली मार्केटिंग क्या होती है ना। मार्केटिंग के बारे में हमने देखा था, है ना, और किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं मार्केटिंग में। रणनीति चाहिए हमें, अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, रिसर्च, कस्टमर, इनोवेशन, एडवर्टाइजिंग, सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें हम करके एक अच्छे लेवल पर मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट तक क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट सेशन में फिलहाल डिस्कस किए थे। उसके बाद मार्केटिंग क्या है ये तो हमने देखा ही था, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ देखा था, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने सेशन अपना स्टार्ट किया था रूरल मार्केटिंग का, जिसमें हम रूरल मार्केटिंग के फीचर्स के बारे में समझ रहे थे। रूरल मार्केटिंग के कुछ फीचर्स को समझने के बाद उसके बाद हम आज के सेशन में कंज्यूमर बिहेवियर, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है, वो किस तरीके से होता है, दैट अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि उपभोक्ता किस तरीके से रिएक्ट करता है, उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। चलिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सॉरी, चलिए फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग की अगर बात करें तो फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग हमने देखा था कुछ, कि ग्रामीण क्षेत्र की जो है, ग्रामीण क्षेत्र जो है उनकी क्या स्पेशलिटी आपको देखने को मिलती है, क्या उनकी खासियत होती है। तो इसमें अगर देखें तो हमने पहले पढ़ा था कि बड़ी और बिखरी आबादी, है ना, लार्ज जो है एंड स्कैटर्ड पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। देश की एक बड़ी आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर करती है, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के में मार्केटिंग करना, वहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटिंग करना इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो वो एक क्रूशल पॉइंट था जो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो है खरीदने की क्षमता, जो परचेजिंग पावर है, वो बढ़ती जा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ मार्केट साइज भी बढ़ता चला जा रहा है ना। पहले लोग जो है फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खरीदते थे, लेकिन आज की डेट में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हैं, है ना, मतलब जो थोड़े लंबे समय तक चलते हैं, थोड़ा सा विलासता की जो वस्तुएं हैं, थोड़ा सा लग्जरियस जो आइटम है, वो भी अब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब उसका भी दायरा जो है आपको बढ़ता हुआ जो है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें बुनियादी ढांचे का विकास, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी सरकार बहुत तेज़ी से डेवलप करती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली है, पानी है, इंटरनेट है ना, सड़कें हैं, सभी तरह की सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो रहा है और उसकी वजह से वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, तो हम जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं उसके भी बिकने के ज़्यादा चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। रहने का निम्न स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा लो है, तो इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा आप बेचते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा एक परंपरागत दृष्टिकोण होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच रहता है, थोड़ी सी पिछड़ी मानसिकता रहती है ना। एजुकेशन क्वालिटी, आपको शिक्षा, थोड़ा सा शिक्षा की आपको कमी देखने को मिलती है, साक्षरता की कमी रहती है। तो ये कुछ कारण आपको रहते हैं जो गाँव में दिक्कत करते हैं। और विपणन मार्केटिंग में ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि हर तरह के लोग रहते हैं, तो जब हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बनाएं कि उसमें हर तरीके के कस्टमर का हम ध्यान रख सकें, और मार्केटिंग विक्स हमारी जो है अप्रोच यहाँ पर होनी चाहिए, जिसमें सभी तरह की, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके की हम स्ट्रैटेजी फ्रेम करें, अलग अलग तरीके की रणनीति बनाएं और उस पर हम काम कर सकें। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें फिलहाल हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो अभी हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, रूरल एरियाज के कुछ फीचर्स, है ना, कि ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट का एक स्पेशल तरीके से आपको क्या फीचर्स देखने को मिलता है, या आपको क्या स्पेशलिटी देखने को मिलती है, क्या विशेषता देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट की, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग, है ना। रूरल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ग्रामीण विपणन का महत्व क्या है। देखिए, ग्रामीण विपणन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक बंदा जो है कृषि के प्रोडक्ट का या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन तो कर देता है, लेकिन चूंकि मार्केटिंग के बारे में अगर उसको अच्छे से नहीं पता है, किस तरीके से उसको प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचाना है, किस तरीके से उसकी पैकेजिंग करनी है, किस तरीके से उसकी ब्रांडिंग करनी है, अगर ये वो चीज़ें सही से नहीं समझ रहा है, तो अच्छा खासा उत्पादन होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो फॉर अ प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू,
प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग को जो ग्रामीण क्षेत्रों तक अच्छे तरीके से पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो है इंडस्ट्रीज़ भी पहुंचती हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई, छोटे लघु और कुटीर उद्योग पहुंचते हैं तो उससे आपको बड़े लेवल पर एडवांटेज या फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप देखें तो इसमें सबसे पहला है शहरी जनसंख्या पर कम बोझ, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटिंग अगर अच्छी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट होगा, तो जो माइग्रेशन की जो समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग माइग्रेट होकर शहरों की तरफ जाते हैं, जिससे शहरों पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है। सस्टेनेबिलिटी तो देखिए शहर के अंदर जो है मिनिमम होती है, बट अगर उनके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो शहरों पर ज़्यादा बर्डन पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे घर के अंदर 2 रूम है और घर के अंदर जो है 6 सदस्य रहते हैं, तो 3 लोग एक रूम में रहते हैं, 3 एक रूम में रहते हैं। अब मान लेते हैं मेरे घर के अंदर ऐसा हो जाए कि सारे जो दूसरे रूम के सारे मेंबर हैं वो एक ही रूम में आ जाएं, कि इस रूम में एसी चल रहा है, इस रूम में बढ़िया जो है बेड पड़ा हुआ है, एसी चल रहा है, बढ़िया टीवी चल रही है। तो इस सुविधा के लालच में मेरे दूसरे कमरे में जो लोग रहते थे वो भी मेरे कमरे में आके रहना शुरू कर दिए। अब होगा क्या, इससे इस पर्टिकुलर कमरे के अंदर जो लोग रह रहे हैं उस पर दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ये कमरा 3 ही लोगों के लिए रहने के ठीक ठाक है, तो उसके अंदर जब 6 लोग हो जाएंगे तो इस कमरे पर बर्डन बढ़ेगा। ठीक, तो इस चीज़ को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि जो दूसरा रूम है उसमें भी चाहे एसी लगवा दें, चाहे उसमें भी बेड डलवा दें, चाहे उसमें भी टीवी लगवा दें, सो दैट वो बंदे फिर वहाँ पर रहें। तो इससे क्या होगा, दोनों कमरे जो है सही तरीके से यूज़ होंगे और इन पर बर्डन कम होगा। सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है अगर रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं किया जाएगा, तो जो पलायन की समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग जो है हर साल माइग्रेट होके, है ना, पलायन होके जो है वहाँ से आते हैं शहरी इलाकों में, तो उससे शहरी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है। और इसीलिए आपने देखा होगा सिटीज़ धीरे धीरे एक्सटेंड होती जा रही हैं और लगभग देश के सभी शहरों के अंदर आपको एक्सटेंशन सिटी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें शहर आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी आपको एक रीज़न आपको एक देखने को मिलता है और ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक्सटेंशन ऑफ द सिटी क्यों जो है आपको देखने को मिलती है, उसको बढ़ता हुआ आपको फैलता हुआ आपको क्यों देखने को मिलता है, उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में आ रहे हैं इसलिए वो बढ़ता है। अगर सोचिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही सुविधाएं अच्छी तरीके से पहुँचा दी जाएँ, वहाँ पर सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा स्कूल है, अच्छा कॉलेज है ना, तो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सब सुविधाएं अगर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अच्छे से पहुंच जाएं तो वहां पर शहरी इलाकों पर बर्डन कम पड़ेगा। और ये जो है देश की ओवरऑल अर्थव्यवस्था के हिसाब से, जब हम देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होगा। अदरवाइज होगा क्या कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब शहरों में आने लगेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कोई लोग बचेंगे नहीं, तो वहाँ पर दिक्कतें फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नेक्स्ट वन हम देखते हैं तेजी से आर्थिक विकास, है ना, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। अगर रूरल एरियाज़ में मार्केटिंग अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बेचे जाएंगे, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर पहुँचेंगी, कंपनीज पहुँचेंगी, वो फार्मर से डायरेक्ट टाई अप करेंगी, फार्मर्स के साथ जुड़ेंगी, उससे फार्मर्स की भी अच्छी इनकम होगी, जो रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उससे उस क्षेत्र का विकास होगा। तो इसीलिए तेज़ी से आर्थिक विकास भी होगा अगर हम अच्छे तरीके से एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग का काम करते हैं और उस एरिया का डेवलपमेंट होता है तो ऐसा होगा। जैसे देखिए, स्वाभाविक रूप से विपणन आर्थिक स्थिति के लिए, विकास के लिए एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है। शहरी से ग्रामीण में अधिक आकर्षक व्यावसायिक अवसर मौजूद हैं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु और सेवाओं के लिए ग्रामीण बाजार में भी अधिक संभावित है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप अधिक प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रामीण आबादी काफ़ी हद तक कृषि पर निर्भर करती है और यह कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 50% योगदान देती है। निर्यात व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ग्रामीण विपणन कृषि क्षेत्र में सुधार करता है और कृषि क्षेत्र में सुधार देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। मतलब ये इसलिए ये बात लिखी हुई कि देश की लगभग 50 से 60% जनसंख्या जो ऐसी है
जो अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम के लिए जो है वो कृषि के क्षेत्रों पर या फिर प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भर करती है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर करती है। और अगर हम मार्केटिंग को सही तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा पाते हैं तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो 50-60% जनसंख्या जो कि कृषि पर अपने निर्भर हो रही है, उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी और वहाँ पर बेटर तरीके से हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और बताइए, ये बात इतनी सभी को क्लियर है? In each and every session, same question answer. I'm not going to repeat again and again. हर क्लास में, हर दूसरी क्लास होती सर कितनी क्लास होगी, सिलेबस कब पूरा होगा? भाई इन सभी जवाबों के जो है इन सभी प्रश्नों के जवाब आपकी पहली क्लास में ही मैंने बता दिया था कि लगभग कितनी क्लास इकोनॉमिक्स की होगी, कितनी क्लास लगभग रूरल मार्केटिंग की होगी, कितनी होगी इंश्योरेंस की। ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड आपका 60 आवर्स का सिलेबस है, जिसमें अप्रॉक्स आपका 40 आवर्स का जो इकोनॉमिक्स का सेशन है ना, 10 से 15 घंटे आपके रूरल मार्केटिंग के हैं और 10 घंटे करीब जो है इंश्योरेंस के 10 से 15 घंटे। तो विद इन 60 आवर्स योर सिलेबस विल बी कंप्लीट। ओके, तो उसको बार बार पूछने से कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं आपसे 60 कह दूं और मेरे को ज़रूरत पड़े कि 2-4 घंटे और चाहिए, है ना, तो फिर आपको लगेगा कि सर 60 कहे थे, अब तो आप ज़्यादा समय ले रहे हो। या मैं 60 कह के 65-55 में ख़त्म कर दूं तो आपको होगा सर आपने लग रहा कुछ पढ़ाया नहीं, है ना। तो इसलिए उससे आपको मतलब नहीं कि सिलेबस कब पूरा होगा। बिफोर योर एग्जामिनेशन 10 to 15 डेज बिफोर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और मई के 20 मई तक आपका मैं सारा सिलेबस पूरा कर दूंगा, डोंट वरी। Okay, so faster economic growth. Okay, so we have understood what is the meaning of the faster economic growth. ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर है। Okay, let's move on the next point. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना, सीधी सी बात है, इस पर भी हमने अभी डिस्कशन किया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अच्छे तरीके से रूरल एरियाज़ में पहुंचते हैं, है ना, रूरल एरियाज़ के लोग जो है रूरल एरियाज़ में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती है, अच्छे से मार्केटिंग होती तो इंडस्ट्रीज़ कंपनीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी देयर। और जब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो सीधी सी बात है वहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो सेम पॉइंट इज हियर, है ना, बस पॉइंट्स वाइज आपको ध्यान रखना। यस, अ ग्रेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, बेहतर जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर बढ़ेगा। सीधी सी बात है, पहले मेरे पास 5,000 रुपये सैलरी आती थी तो मैं सोचता था बस घर का खर्चा चल जाए, किराया उराया चला जाए, बिजली पानी का बिल दे दूँ, बस इतना काम हो जाए। लेकिन जब 5,000 के बजाय 10,000 रुपये सैलरी आने लगी तो अब सोचता हूँ कि यार एक महीने में एक पिक्चर भी देख ली जाए, बाहर कहीं बाहर रेस्टोरेंट में किसी खाना भी खाने चले जाएं, थोड़ा सा कहीं घूमने भी चले जाएं। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो है अपने स्पेंडिंग्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका जीवन स्तर बढ़ता है। घर में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, इंटरनेट का कनेक्शन लगा लिया, मोबाइल नहीं था, अच्छा मोबाइल ले लिया। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार आता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है अगर जैसे रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, तो सीधी सी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा फॉर द कंपनीज, नई अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ तैयार होंगी कि वो अपने और अच्छे प्रोडक्ट्स जो है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में सेल आउट कर पाएंगे और मार्केट में बेच पाएंगे। सो दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी आपको एक फ़ायदा जो है देखने को मिलेगा, जिससे वहाँ के लोगों की लाइफ में बिल्कुल सुधार देखने को मिलेगा। अगला है कृषि आधारित उद्योगों का विकास। जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका काफ़ी हद तक डेवलपमेंट होने लगेगा। लेट्स सपोज पहले आप टमाटर उगाते थे और आपको टमाटर शहरों में ले जाके बेचना पड़ता था। अब जो टमाटर को निकालने के लिए, सॉस वगैरह बनाने के लिए, केचप वगैरह बनाने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आपके गांव में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ही लग गई है। पहले आपको दूध निकाल के शहर में बेचना पड़ता था या फिर अमूल की कोई कंपनी आती थी, वो दूध इकट्ठा करती थी और जाती थी दूध लेके। आज आपके गांव के अंदर ही 2-4-5-10 डेयरियां खुल गई हैं कि डायरेक्ट वहां पर मिल्क का कलेक्शन होता है, डायरेक्ट वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बड़ी कंपनियों को, किसान को ज़्यादा झंझट कम लेनी पड़ती है। तो एग्रीकल्चर और एलाइड बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर और जो उससे संबंधित छोटे मोटे काम हैं, उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़, वो सब सेटअप होने लगेंगी अगर रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा और इससे मार्केटिंग को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो सब हम काम कर पाएंगे। ये आपको रूरल मार्केट के फीचर्स मैं बता रहा हूँ कि रूरल मार्केटिंग का फीचर क्या है। अगर रूरल मार्केट को आप रूरल मार्केट आपको समझ में आता है, सो मार्केटिंग का फीचर भी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये भी क्लियर है।
अगला देखते हैं ग्रामीण अप्रयुक्त संसाधनों का अधिकतम उपयोग। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक क्या हो रहा था, द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज वॉज नॉट द ऑप्टिमम वे, है ना। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिसोर्सेज जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका जिस हद तक उपयोग होना चाहिए, जितना अच्छे तरीके से उनका उपयोग होना चाहिए, अभी तक वो काम नहीं हो पा रहा था। बट अगर रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ पहुँचेंगी, बेटर कंपनीज पहुँचेंगी, बेटर छोटी मोटी इंडस्ट्री लगेगी, तो वहाँ पर जो उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका बेहतर ढंग से उपयोग हो पाएगा। और जब वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज का एक एफिशिएंट वे में यूटिलाइजेशन होगा, एक सही ढंग से उपयोग हो पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं योगदान देगा ओवरऑल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ग्रामीण में जो इनएफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, जो इनको सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सका है, विल यूटिलाइज ऑल्सो देम। ठीक है, सो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद इन द रूरल एरियाज। ठीक है, इसके अलावा कृषि उत्पादन की आसान विपणन क्षमता, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके लिए मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ अ क्वाइट इजी टास्क, है ना। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको वही बताया, ये सारे एग्जांपल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सारे पॉइंट्स, है ना, कि आप अगर रूरल एरियाज में अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं और तो हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना जो है इजी रहेगा। रीज़न बीइंग इंडस्ट्री वही है, कंपनी वही है, पैकेजिंग कर देंगे, ब्रांडिंग कर देंगे, उसका प्रमोशन कर देंगे और उसको हम बेचने के लिए काम कर पाएंगे। अब चूंकि ये सारे प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो आपको वहां पर बेनिफिट दिलाएगा। तो वही बात देखिए यहाँ पर मेंशन है कि ग्रामीण विपणन दैट इज रूरल मार्केटिंग की वृद्धि पूरे विपणन प्रणाली में सुधार करती है। किसानों और जो लोकल लोग हैं, वहाँ पर जो स्थानीय पीपल हैं, उनको उत्पादों का विपणन करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। तो जब वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होंगी तो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट कर सकेंगे, दो चार लोग, दो चार कंपनियाँ उपलब्ध रहेंगी, तो किसान के पास भी एक बार्गेनिंग क्षमता आएगी, एक बार्गेनिंग कैपेसिटी आएगी कि नहीं भाई वो कहेगा 10 में लूँगा, वो कहेगा 12 में, तो कहेगा 15 में, तो 15 वाले मैंने दे दिया, तो वो अपने पास ऑप्शन बढ़ेगा। बड़े घरेलू कॉरपोरेट घर और जो इंटरनेशनल जो है कंपनीज हैं, वो गांव से सीधे अपने संपर्क साधेंगे, वो एजेंट्स अपने भेजेंगे, उनके एजेंट वहाँ पर जो है काम करेंगे, तो कृषि उत्पादों को खरीदना पसंद करते हैं और वो एक संतोषजनक कीमत उनको मिलेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, है ना। आपको स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी, अच्छे बेटर क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर तकनीक मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सीधी सी बात है, अगर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छी सुविधाएं पहुंच चुकी, तो एक कंपनी वाला अपना मार्केटिंग करने के लिए, अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए वहां पर पहुंचेगा ही प्रोडक्ट लेने के लिए। वो अपने एजेंट्स भेजेंगे, लेज वाली कंपनी सीधे आपके गांव में टाई अप करेगी और सीधे आलू वहां से खरीद के ले जाएगी, उनके एजेंट्स रहेंगे। आपके पास कई सारी कंपनियाँ आपके साथ टाई अप करेंगी, तो आप उनके साथ बेटर बार्गेनिंग कर सकते हैं, बेटर बार्गेनिंग करके बेटर प्राइस पर आप प्रोडक्ट बेचेंगे। तो यहाँ पर लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो एक्सपेंडिंग पावर बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, अगले कंपनी के लिए मौका रहेगा कि अपना ऐड करके, मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को और बेचा जाए। तो दोनों लोगों के लिए एक अच्छी जो है ऑप्शन है। तो कृषि उत्पादक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है एक ईजी मार्केटिंग कैपेसिटी मिल पाएगी, वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर पाएंगे, मार्केट कर पाएंगे। देखिए इतनी बातें समझ में आ रही सभी को, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए यस सर वी आर गेटिंग द थिंग्स, है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, सो विल मूव अहेड। देखिए बातें सभी को समझ में आ रही हैं अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए, बेहतर ग्रामीण और बुनियादी ढांचे, है ना। तो वही बात हमने देखी यहाँ पर कि रूरल मार्केटिंग और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हाथ में आता है तो ग्रामीण विपणन की वृद्धि जो है, ग्रामीण रूरल एरियाज में अगर मार्केटिंग हम अच्छे से करते हैं तो वहाँ पर परिवहन है, बीमा है, बैंकिंग है, बैंकिंग फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है और जो बाकी अन्य सुविधाएँ हैं, जो बेसिक डेवलपमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल बड़े लेवल पर पहुंचने लगेंगी, है ना। और सीधी सी बात है, और इसीलिए मार्केटिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। देखिए मार्केटिंग करके किसी भी एरिया का आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं आपका ही कोई ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है और आपके एरिया को कोई कंपनी जो है बड़े लेवल पर मार्केट कर दे, सोशल मीडिया में आपके मार्केटिंग हो जाए, आपके गाँव का ऐड हो जाए, तो जैसे आपका गाँव एक लाइमलाइट में आएगा, थोड़ा सा हाईलाइट होगा, लोग वहाँ पर पहुँचने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपका
का जब एरिया जो है गांव को बेटर कनेक्टिविटी मिली तो ऑटोमेटिकली वहां पर अपने लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए पहुंच जाएंगे। देखिए कोई भी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बनाती है वो हमेशा कस्टमर खोजती रहती है कि भाई ग्राहक अपना कहाँ है। तो अगर उसको बेटर इन्वायरमेंट, बेटर फैसिलिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलेगी, अच्छे मौके मिलेंगे तो बिल्कुल वो आपके अपने प्रोडक्ट को आपके पास बेचने के लिए आएगी, है ना। और इसीलिए रूरल एरियाज़ में मार्केट करना चीज़ें आसान है। आगे चल के हम रूरल मार्केट में वेज पढ़ेंगे। रूरल मार्केटिंग के तीन तरीके होते, तीन वेज होते हैं, जिसमें एक तो प्रोडक्ट रूरल से रूरल एरिया में बिकता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में प्रोडक्ट बिकता है ना। दूसरा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से प्रोडक्ट शहर में बेचा जाता है ना, ग्रामीण क्षेत्र से प्रोडक्ट शहर में बिका। तीसरा होता है शहर से प्रोडक्ट ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जैसे टूथपेस्ट है, कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, कुरकुरे है, नमकीन, ये सब गांव से, शहर से आके गांव में बिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जाता है कच्चा माल, गेहूं है या फिर जो भी कोई भी अनाज है, कोई भी कच्चा माल है ना, टमाटर वगैरह, कोई भी कच्चा माल जो है, सब्जियां वगैरह, वो सब जाती हैं शहरों में, है ना। तो रूरल से शहरों में भी बेचा जाता है प्रोडक्ट, शहर से रूरल एरियाज में बिकता है, और ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में भी बिकता है। एक गांव के लोग जो है दूसरे गांव के प्रोडक्ट्स भी खरीदते हुए आपको कई बार देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। तो वो तीनों वेज हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी इन जनरल आप समझिए कि फीचर्स आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में फीचर्स रहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ये क्वालिटी होती है, ये इसके फीचर्स हैं और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आगे जो हम बातें समझेंगे वो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी। कंज्यूमर बिहेवियर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप एक्चुअल में ग्रामीण क्षेत्र को समझ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही जो है ईजी इसलिए है क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानते हैं चीज़ें। अगर आप शहर में भी रहते हैं तो वो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला, प्राइस स्टेबिलिटी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का अच्छा संसाधन होगा, सामान रखने के लिए अच्छे स्टोरेज होंगे, अच्छे जो है गोडाउन्स वगैरह होंगे, है ना, अच्छी जो है सुविधा होगी स्टोरेज की, है ना, तो हम जो सामान शहरी इलाकों में जिस सामान को जिस कीमत पर बेच रहे हैं उसी कीमत पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बेच पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में हम सप्लाई अच्छी मेंटेन कर पाएंगे, और जब ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के हिसाब से हम अच्छी सप्लाई दे पाएंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइस में स्थिरता रहेगी। पहले पता चलता था 10 साल पहले मेरे को ग्रामीण क्षेत्र में सामान भेजने में बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो पता चला मेरा किराया भाड़ा, जो माल ढुलाई का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो कंपनियां क्या करती थी, अपना माल ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा भेजती ही नहीं थी, रीज़न बीइंग क्योंकि उनको खर्चा बहुत आएगा, और तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड होती थी तो महंगे दामों पर सामान बेचा करते थे, तो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आ पाती थी, कीमत में स्थिरता नहीं आ पाती थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो जो भी प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग दामों में शहरों में मिलते हुए आपको देखने को मिलेंगे, लगभग उसी दामों में आज की डेट में आपको प्रोडक्ट लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल गई है, अच्छी यातायात की सुविधा है, अच्छे गोडाउंस हैं और अच्छे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है। तो ये सब मार्केटिंग को प्रमोट करती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है स्टेबलाइज करने के लिए उसको व्यवस्थित रूप से पूरे साल भर हम स्टोर करके रख सकते हैं। मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप होता था ज़्यादा, उसको हम अंतर को कम कर सकते हैं, और नतीजतन अधिकांश वस्तुओं की कीमतें कम या ज़्यादा स्थिर रहती हैं। तो ऑलमोस्ट आपको स्टेबल या फिर उसको स्थिर करके रख सकते हैं। हाँ, नो मुकेश, अभी क्लास जस्ट 1:30 पर स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट यू आर ऑन टाइम, है ना। चलिए, तो मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता और कम अपराध, है ना। जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अच्छा पैसा आएगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, तो क्राइम भी कम होगा। क्राइम कम होगा, जैसे मेरे पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है ना, तो अब सीधी सी बात है, आदमी पैसे तो कमाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो वो क्या करता है, फिर वो गलत रास्ते अपनाता है ना। वो पता चलता है पड़ोस के घर में चोरी करेगा, वहाँ डकैती डालेगा, है ना, अलग अलग तरीके के जुगाड़ सोचेगा पैसे कमाने के, तो फिर वो गलत रास्ते पर चला जाता है। देखिए, कोई बंदा जानबूझ, कहते हैं ना, जैसे ये आपको स्टेटमेंट कई बार पिक्चरों में भी आपको देखने को मिलता है कि कोई जन्म से चोर नहीं होता, कोई जन्म से पैदा होते ही अपराधी नहीं होता। वो तो सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात ऐसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो किसी को आतंकवादी या चोर या फिर डकैत, है ना, कुछ भी आप कह दीजिए, क्रिमिनल जो है वो बना देती हैं, है ना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ये कह दें कि कोई भी जो क्रिमिनल है वो सही है, क्योंकि उसको सर परिस्थितियों ने क्रिमिनल बनाया है तो वो बंदा सही है।
तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी परिस्थितियों से लड़कर उस सिचुएशन में ना जाके कुछ और आपको करना है, ठीक है। तो इसका मतलब आज की डेट में कोई क्रिमिनल है, अगर कोई गुंडा, अगर आप उसको फेवर करते हैं कि नहीं सर उसको तो परिस्थितियों ने बनाया था, नेताओं ने उसको गुंडा बना दिया, अरे तो भाई ऐसे तो नेता सबको गुंडा बना देंगे, तो क्या सारे गुंडे बन जाएंगे क्या, या सारे क्रिमिनल बन जाएंगे क्या? नहीं। तो उस केस में वहाँ पर वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। तो इसीलिए जो है क्राइम्स कम होंगे, डेवलपमेंट अगर होगा तो वो भी उसका रोल प्ले इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। मार्केटिंग पूरे जीवन शैली और प्रणाली को परिष्कृत कर सकता है। उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट अगर सही तरीके से मिलते हैं तो लोगों की इनकम स्टेबिलिटी रहती है, लोगों के पास जीवन की गुणवत्ता मिलती है, प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक डायरेक्ट रूप से उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है उसमें भी सुधार होगा, और सीधा स्तर पर अपराध, आपके क्राइम्स जो है आपको कम होते हुए देखने को मिलेंगे। सो द क्राइम रेट विल डिक्रीज if we are doing the marketing in the better way, in the positive way into the rural areas, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। संतुलित औद्योगिक विकास, एक बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों का अंतर धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो हमारे देश में एक सतत विकास, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा कि भाई शहरों का भी विकास हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो रहा है। सो ओवरऑल एवरीवन इज गेटिंग अ प्रॉपर डेवलपमेंट, सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा और सभी का एक अच्छे तरीके से, आसान भाषा को, सबका साथ सबका विकास आपका होते हुए देखने को मिलेगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये हमने आज फीचर्स देखे सारे के सारे रूरल मार्केट के। अब हम आज का जो टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, उस पर हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ पॉइंट्स, किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछिए, फिर अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी, अगर नहीं मिली होगी तो आई फॉरवर्ड, है ना। तो ये पीडीएफ आपको शायद अपलोड हो चुकी है, बाकी पीडीएफ आपको और मिल जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग की ग्रामीण विपणन का महत्व हमने देखा कि शहरी जनसंख्या पर कम बोझ पड़ेगा, तेजी से आर्थिक विकास होगा, है ना। रोजगार जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ऑप्शन रहेगा, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों का जो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, है ना। कृषि उत्पादों के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए इजी मार्केटिंग आपको देखने को मिल पाएगी। बेहतर क्वालिटी के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचे हैं, वो आपको देखने को मिल पाएंगे। प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, मूल्यों में स्थिरता रहेगी, जीवन शैली, लाइफस्टाइल और जो है क्राइम जो है उसको कम किया जा सकेगा, और साथ ही साथ एक बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें किसी का कोई डाउट हो, एक मिनट देखिए, बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतनी बातें हमें क्लियर है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग ये काम करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पर। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर की, है ना। उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार बेसिकली क्या है? द कंज्यूमर, व्हाट इज बेसिकली अ कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर में आपको क्या देखने को मिलता है? ये कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली है क्या? देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता किस तरीके से बिहेव करेगा, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, दैट वी मस्ट नो, है ना। क्योंकि अगर आपको कंज्यूमर का बिहेवियर अगर आपको नहीं पता है, सो यू कांट डू द मार्केटिंग। आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बता नहीं सकते, और किस पर्टिकुलर कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, यू कैन नॉट डू, है ना, यू कांट डू। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, एक होटल या रेस्टोरेंट वाला, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, जिसमें आपने भी एक रेस्टोरेंट खोला था, मैंने भी एक रेस्टोरेंट खोला था। लेकिन मैंने रेस्टोरेंट खोलने से पहले काफ़ी मार्केट में रिसर्च की थी, अपने कस्टमर को समझने की कोशिश की थी, जोमेटो से बात किया था, स्विगी से बात किया था कि किस तरह का प्रोडक्ट कहाँ बिकता है, किस तरीके के लोग हैं, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है,
कि सब बातें मैंने समझने की कोशिश की थी। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रहे थे, तो आप दोनों लोगों में मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से रेस्टोरेंट में सामान बेच रहा था और आप कम बेच पा रहे थे। कारण क्या है? क्योंकि आपको कंज्यूमर के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पता थी। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका कंज्यूमर है कौन, उस कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी उम्मीद क्या है। अगर वो आपको 10 रुपये दे रहा है, सो ही बेसिकली वांट अ यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10 रुपीज़। 10 रुपये अगर आपको कोई बंदा दे रहा है तो कम से कम 10 रुपये की उपयोगिता वो लगभग चाह रहा होगा। और वही 10 रुपये के प्राइस में अगर आप उसको उतनी यूटिलिटी उपयोगिता नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट ना खरीद के किसी दूसरे का प्रोडक्ट खरीदेगा, बिकॉज 10 रुपये में उसको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। तो ये किसी भी जगह पर अगर आप देखेंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बंदा हो, चाहे वो शहरी इलाके का बंदा हो, तो कंज्यूमर बिहेवियर लगभग सेम रहता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर में एक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र का बंदा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कुछ अलग तरीके से अप्रोच रखता है, और शहर में जो है शहरी कोई बंदा है तो उसके प्रोडक्ट को खरीदने की अप्रोच जो है, उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं कि एक उपभोक्ता के लिए स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के बंदे की जो है उसका क्या बिहेवियर होता है, उसका क्या व्यवहार होता है, और इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। दिस वन इज ऑल्सो ईजी पॉइंट है ना। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सो उपभोक्ता व्यवहार बेसिकली है क्या? व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? इस बात का अध्ययन है दैट कैसे किसी व्यक्ति का ग्राहक समूह या संगठन अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का चयन, खरीद, उपयोग और निपटान करता है। यह बाजार में उपभोक्ताओं के कार्यों और उनके द्वारा अंतर्निहित उद्देश्यों के संदर्भित करता है। दैट मीन्स ओवरऑल एक बंदा जो है अपने किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है, तो उसके लिए क्या डिसाइड करता है, क्या उस पर ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से वो सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, और उसका फाइनल डिसीजन क्या है कि वो किसी प्रोडक्ट को लेगा। इन सभी चीज़ों पर जो चर्चा होती है, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन होता है, वो हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक्स में ही एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, है ना, उपभोक्ता संतुलन पढ़ा था। तो वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था, है ना। वहाँ पर हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि हाँ भाई, कोई कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करता जाता है, उसकी यूटिलिटी गिरती जाती है ना। इसीलिए वो प्रोडक्ट को इतना कंज्यूम करना चाहता है कि वो संतुलन की स्थिति में रहे, जितना वो पैसा पे कर रहा है उसको बराबर क्वालिटी मिलती रहे। तो वो चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर हम मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि रूरल एरियाज़ में अगर अपने को प्रोडक्ट बेचना है तो रूरल मार्केट में क्या बिहेवियर होगा कस्टमर का, और वो किस तरीके से अप्रोच करेगा। ठीक, चलिए तो अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, है ना, उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति, स्पेसिफिकली विद इन द रूरल एरियाज के सेगमेंट में हम बात करेंगे, और रूरल एरियाज को भी हम स्पेशल टारगेट करके देखेंगे भी। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग हाईलाइट करते हैं, इनको समझते हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिएगा, इसको देखिएगा। ठीक है, जैसे पहला अपना सेगमेंट है ना, कि मार्केटिंग के फैक्टर। पहली चीज है कि आपका कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके का होगा। एक पहली बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी मार्केटिंग कैसे है, विच टाइप ऑफ मार्केटिंग यू आर हैविंग फॉर योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से आप बेच रहे हैं, मतलब उसका प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, प्रोडक्ट कितना प्रोग्रेसिव है, ऐसा नहीं पुराना प्रोडक्ट बार बार बेचना, कुछ अपडेट हो रहा है कि नहीं, उसकी पैकेजिंग कैसी, उसकी कंडीशन कैसी, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट अगर हम देखें कि कंज्यूमर के बिहेवियर पर जो मार्केटिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाइए, किसी शोरूम में जाइए, तो आपने देखा होगा कि शोरूम के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से वो प्रोडक्ट को लगा कर रखते हैं कि आपकी इम्पल्स बाइंग हो जाती है। इम्पल्स बाइंग का मतलब क्या होता है, एक अंतरात्मा से आवाज़ उठती है, अंदर से आवाज़ उठती है कि नहीं यार प्रोडक्ट खरीदना है। मान लेते हैं मेरे को कोई सामान नहीं खरीदना था, बस शॉपिंग मॉल ऐसे घूमने गया, बस ऐसे ही टहल रहे हैं, ऐसे आप देख रहे हैं, आपने कई सारे प्रोडक्ट वहाँ पर लगे हुए हैं। वहाँ आपसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि आपको कोई कपड़ा पसंद आया है, आराम से उसको ट्रायल रूम में जाइए, ट्राई करिए, 10 बार पहनिए, 10 बार रखिए, इधर उधर बिखेरिए, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। तो उससे होता क्या है, आपके माइंड में हमेशा एक बात क्लिक करती, लाओ यार इसको पहन के देखते हैं प्रोडक्ट कैसा लगता है। आपको खरीदना कुछ नहीं है,
आज आप वैसे ही आए हैं घूमने, लेकिन आप सोचते हैं लाओ यार एक बार खरीद के देखते हैं, और एक बार पहन के देखते हैं कैसा लगता है। तो पहन के देखते हैं और आपके साथ एक दो आपके बहुत चहीते दोस्त गए हुए हैं तो वो बता दें भाई बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसमें शाहरुख खान लग रहा है, इसमें तो सलमान खान की तरह लग रहा है। मतलब वो आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप कुछ नहीं खरीदने गए थे लेकिन आप फिर भी खरीद के ले आएंगे। दूसरा और चीज़ देखिएगा, आजकल कंपनी वाले इतने होशियार हैं, जब आप किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर देखेंगे, चाहे बिग बाज़ार है, विशाल है, मार्ट, कोई किसी भी जगह आप देखेंगे, जो बिलिंग काउंटर होता है, बिलिंग काउंटर पे छोटे बच्चों के बहुत सारे वो आइटम लगा रखते हैं। वहाँ छोटी छोटी चॉकलेट्स लगा देंगे, छोटे छोटे खिलौने लगा देंगे, छोटे छोटे बॉल लगा देंगे, क्योंकि उनको पता है जब उसके जो है फादर जब बिलिंग करा रहे होंगे या मदर उसकी बिलिंग करा रही होंगी, तो बच्चा आसपास वहाँ देखेगा बिलिंग काउंटर के समय, चॉकलेट देखेगा तो तुरंत हल्ला काटेगा कि मम्मी चॉकलेट ले लो या ये खिलौना ले लो या कुछ भी ले लो, तो वो तुरंत अगले बंदे को खरीदना पड़ेगा। और वो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, तो अगले का पिता जो है वो मना भी नहीं कर पाता है, मदर उसकी मना भी नहीं कर पाती, वो उसको खरीदना पड़ जाता है। आप शॉपिंग मॉल्स में जाइए, सबसे पहले जनरली आपको जो स्टोर्स देखने को मिलेंगे, उसमें स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं महिलाओं के, वुमेंस के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस ट्रेंड के स्टोर में जाइएगा, आपके आसपास के शहर में ज़रूर होगा। रिलायंस ट्रेंड के स्टोर में जाएंगे आप, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया चले जाइए, सबसे जो ग्राउंड फ्लोर रहता है उसमें महिलाओं के कपड़े होते हैं, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर फिर बच्चों के कपड़े होते हैं, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पुरुषों के कपड़े या मेल्स बॉयज़ के कपड़े आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि पता है दुकान वाले को, शोरूम वाले को पता है, अगर हमने महिला को, घर की महिला को या होम मिनिस्ट्री को फंसा लिया तो अगले की फिर क्या हिम्मत है कि सामान नहीं खरीदे, अगला तो खरीदेगा ही सामान। तो तुरंत महिलाएं जैसी ही घुसती हैं, बस उनकी आंखें बिल्कुल कहते हैं ना डॉलर ही डॉलर या कपड़े ही कपड़े दिखने लगते हैं, और वो तुरंत शॉपिंग करती हैं। वो शॉपिंग करती हैं, फिर ऊपर बच्चों के कपड़े दिखेंगे, फिर अंत में आप सोचेंगे अपने खरीदने के लिए, लेकिन आप फिर कुछ खरीदने नहीं चले आएंगे। तो ये आपको एक फैक्टर देखने को मिलता है। दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट, हाउ यू, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप मार्केट में चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केटिंग का। आप देश के किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाइए जहाँ पर मूवी थिएटर है, जहाँ पर पिक्चर हॉल है, मैं आपको बता रहा हूँ 90% केसेस में आपको पिक्चर हॉल सबसे टॉप फ्लोर पर देखने को मिलेगा। पिक्चर हॉल आपको सबसे टॉप फ्लोर पर देखने को मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर पर आपको मूवी हॉल नहीं देखने को मिलेंगे। उसका कारण क्या होता है? उसका लॉजिकल रीज़न होता है कि कोई बंदा आएगा, जनरली लोग मॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, कौन रोज़ शॉपिंग करने जाता है, पिक्चर देखने तो जाते हैं। तो मैं पिक्चर देखने गया, ग्राउंड फ्लोर पर है, पिक्चर देख के चला आया, तो मैं मॉल में घूमूंगा नहीं। लेकिन जब पिक्चर होता है, पिक्चर हॉल होता है टॉप फ्लोर पर, तो आप क्या करते हैं, आप मॉल में घूमते हुए जाते हैं, चलो यार थोड़े से कपड़े देख लेते हैं, चलो अच्छा ये वाला शोरूम खुला, ये वाला शोरूम खुला, फिर घूमते 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 फिर आप ऊपर पहुंचते हैं। तो आज आप कपड़ा नहीं खरीदने आए हैं, पिक्चर ही देखने आए हैं, लेकिन चूंकि आप घूमते घूमते आपको इतने रास्ते में इतनी चीज़ें दिख जाएंगी कि वो आपके अंदर ऐसी आग लगा देंगी कि अगले बार 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद कुछ ना कुछ आप खरीद के ले जाओगे। खाने पीने का फूड कोर्ट सबसे ऊपर, क्यों? क्योंकि नीचे ही खा पी लिए और पिक्चर देख के चले गए, तो फिर दुकान वालों का सामान कौन देखेगा? तो इस तरीके से डिस्प्ले होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, आपकी पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, प्रेजेंटेशन, एस्टैब्लिशमेंट है, उसका प्रोग्रेस है, उसकी कंडीशन कहाँ है, कहाँ प्लेस किया गया, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कंज्यूमर को आप किस तरीके से बिहेव कराते हैं। तो उपभोक्ता का व्यवहार कई बार मार्केटिंग की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है, वो उस पर जो है पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद आपके पर्सनल कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से, जिसका आप पर मार्केटिंग पर असर पड़ता है। आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपके पढ़े कितने लिखे हैं, आपकी इनकम लेवल कितना है, ये भी एक असर डालता है। आपका पर्सनल कंडीशन, सामान तो मेरे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन 50,000 का सामान है, जेब में पैसा 5,000 रुपया है, कहाँ खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, है ना। आयु भी मैटर करती है। अब जो यंगस्टर्स हैं वो जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं खाना। अब अपने पेरेंट्स लोगों को कहिए जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर करने के लिए, तो 4 बात और सुनाते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से सामान नहीं खरीदते हैं। तो कई बार आपका जेंडर है, एज है, शिक्षा कितनी है, पढ़े लिखे कितने हैं, और जो इनकम लेवल है, ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। ये फैक्टर असर डालता है कि आप कैसे चीज़ों को खरीदेंगे। तो जब कभी भी कोई प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उसमें एज है, जेंडर है, डेमोग्राफिक एरिया है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बिकेगा। इसके अलावा आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर,
है ना। मनोवैज्ञानिक कारण भी असर डालते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कैसा सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है। आपको लगता है महंगा प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब होता है, आपको लगता है यार इस कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब है, आप कुछ माइंड में चीज़ें पहले से लेके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आपके खरीदने पर, फैसले पर असर चलता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उत्पाद की धारणा क्या है, और उत्पाद की ओर आपका अप्रोच क्या है। जैसे उद्देश्यों को खरीदें। उद्देश्यों को खरीदने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं घर से सोच के निकला यार एक जो है, एक शूज़ खरीदना है, एक स्पोर्ट्स शूज़ खरीदना है, ये मेरे दिमाग में है। मेरे दिमाग में मानसिकता क्या है कि मैं घर से निकला हूँ किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्टिव से। मैं घर से निकला हूँ इस ऑब्जेक्टिव से कि यार एक स्पोर्ट्स शूज़ खरीद के लाना, यार जूता ख़राब हो गया, इस ऑब्जेक्टिव से मैं निकला हूँ। और जब मैं वहाँ शोरूम में घुसा, स्पोर्ट्स के शोरूम में, तो जूते दिख रहे हैं, बट आजकल मल्टी ब्रांड शोरूम्स होते हैं, तो जूतों के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं जूते देख रहा था और बाकी कपड़े भी देखने लगा। बाकी कपड़े बहुत अच्छे से लगे हुए थे, लेकिन मेरी साइकोलॉजी, मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि यार मैं तो जूता खरीदने आया हूँ, मैं जूते को ही खरीद के जाऊँगा। तो अगर आपका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर, अगर आप एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव कई बार लेके जाते हैं अपने माइंड में, और आप अपने आप को, कहते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो इम्पल्स बाइंग नहीं करते हैं, मतलब जिनको कहते हैं ना कुछ भी रैंडम नहीं खरीद लेते हैं, वो हमेशा प्लान तरीके से चीज़ों को खरीदते हैं कि हाँ यार लिस्ट बना ली, ये सामान खरीदना है, तो दुकान पे जाएंगे तो बस वही वही सामान लेके जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में आप किराने की दुकान से सामान लेना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि किराने की दुकान में होता क्या है, आप लिस्ट बना के ले जाते हैं, दुकान वाले एक पर्ची दे देते, दुकान वाला, उसका दुकान पे कोई छोटू रहता है, वो सब सामान निकालता रहता है, और जो आपको चाहिए बस वही उतना सामान आपको देता है और घर वाले लेके चले आते हैं। लेकिन अपने लोग शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाएं, जैसे बिग बाज़ार का स्टोर है या रिलायंस फ्रेश का स्टोर, आप ऐसे किसी स्टोर में चले जाते हैं जहां वो ट्रॉली लेके सामान देख देख के भरते रहते हैं। तो मैं यकीन बता रहा हूं आपको, आप खुद तो ट्राई करके देखिएगा, आपको अगर 10 सामान लेना है, तो जब आप ट्रॉली लेके निकलते हैं और उसमें सामान डालते रहते हैं, तो 10 के 20 सामान आप लेके निकलोगे, ऑटोमेटिकली सामान बढ़ जाएगा। एंड दैट इज़ वॉट, दैट इज़ द वे ऑफ द मार्केटिंग दैट दे आर डूइंग। दुकान वाला, उतना दुकान में सामान दिखता रहता है, ठीक है, हम खड़े हुए हैं काउंटर, वहाँ 4 लोग और चिल्ला रहे हैं कि भाई सामान दे दे, ये दे दे, ये वो दे दे, तो जितना खरीदना बस उतना ही लेके आप निकलोगे। लेकिन अगर आप शोरूम में चले गए या स्टोर में चले गए, इस तरीके के जो है स्टोर्स में चले गए, तो आप ज़्यादा सामान खरीदते हो। तो ये एक तरीका होता है चीज़ों को बेचने का। इसके अलावा आपकी कंडीशन, आपकी परिस्थिति, आपकी कंडीशन भी, आपकी जो है कंडीशन जो है, आपकी परिस्थिति जो है, वो भी फैक्टर एक असर डालती है कि आप किस तरीके की चीज़ें खरीदेंगे। आप किस तरीके के एरिया में रहते हैं, आपका सामाजिक परिवेश क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास भौतिक परिवेश है ना, फिजिकल नीड्स आपके पास क्या क्या है ना। तो वो भी एक बार असर डालता है कि आपके आसपास की चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, है ना। आपका आसपास का समाज किस तरीके का है, वहाँ का पहनावा किस तरीके का, वहाँ का कल्चर किस तरीके का, ट्रेडिशन किस तरीके का है। तो ये भी कई बार असर डालती है। वही बात यहाँ पे भी आपको नीचे देखने को मिलेगी, है ना। आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है ना। सामाजिक स्थिति, संदर्भ, समूह और परिवार में लोग किस तरीके के हैं। सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, आपके कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि धर्म क्या है, सामाजिक वर्ग क्या है, जाति क्या है, उपजाति क्या है। तो कई बार जब आप कपड़े वगैरह परचेज करते हैं, तो एक बार स्पिरिचुअल फैक्टर भी आपका कई बार मैटर करता है ना, कि भाई इस तरह का पहनावा नहीं पहनते इस, मान लेते हैं ग्रुप में या इस कम्युनिटी में, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ें फैक्टर करती हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सीधे पूछा जाता है निम्नलिखित में से उपभोक्ता व्यवहार के प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं हैं, तो ये सारे आपको दिए रहेंगे। इनके अलावा जो आपको दिखेगा, वो अगर आपको लगता है नहीं है तो वो नहीं होगा। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कारक है, तो कोई भी पॉइंट इसमें दिया रहेगा तो पूछ लेगा है। पूछा जाएगा पैकेजिंग जो है किस प्रकार के, जो है किस प्रकार के कारक का एग्जाम्पल है, किस प्रकार का फैक्टर है पैकेजिंग कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, व्यक्तिगत कारण है, मार्केटिंग फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है ना, कल्चरल फैक्टर है। तो आपको लिखा रहेगा, तो आपको ऑप्शन बता रहा रहेगा कि पैकेजिंग, ब्रांडिंग और इसकी बात हो रही है, तो ये क्या है, ये एक मार्केटिंग फैक्टर है ना, कि मार्केटिंग कैसे हो रही है। देख लीजिए इतने पॉइंट सभी को क्लियर है कि नहीं। मार्केटिंग को रटने से ज़्यादा समझ के चलिएगा।
समझ के चलेंगे सो दैट थिंग्स विल बी इजी। देखिए इतने पॉइंट्स क्लियर है सभी को? कमेंट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके कमेंट्स आई थिंक आई एम गेटिंग लेट सो, तो ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को? ओके चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को? ओके सो कंज्यूमर बिहेवियर को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? तो ये फैक्टर्स अगर आपको वो पॉइंट समझ में आ गए तो वो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएंगे। दीज आर इन द डिटेल। पहला है आपकी खरीद शक्ति, आपकी परचेजिंग पावर क्या है ना? तो आपकी परचेजिंग पावर, आपकी खरीद शक्ति तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है कि आप किस तरीके से खरीदते हैं। इसके अलावा ग्रुप इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ग्रुप इन्फ्लुएंस या ग्रुप इम्पैक्ट, ये ग्रुप इम्पैक्ट या ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या होता है? देखिए जैसे मान लो हैं मेरे को एक मोबाइल ख़रीदना है, तो मेरे को मोबाइल ख़रीदना है तो कई बार मैं क्या करता हूँ, अपने दोस्त यार से पूछता हूँ यार कौन सा फ़ोन अच्छा है, यार कौन सा फ़ोन ले लिया जाए, या किसी फ्रेंड से पूछा या और किसी से पूछ लिया जान पहचान वाले से, ठीक है, परिवार में किसी से पूछ लिया, रिलेटिव से किसी से पूछ लिया। तो ये क्या होता है, अगर वो लोग बताएंगे कि यार ये वाला फ़ोन अच्छा है ना, और ये वाला फ़ोन तो बिल्कुल मत लेना, तो कई बार अपने जो डिसीज़न है, अपने जो निर्णय हैं, वो आसपास का आपके पास ग्रुप क्या है, आपकी जो जो समूह है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, वो भी आपके खरीद पर बहुत असर डालते हैं। जैसे आपको एक कार लेनी है, अब आपने सोचा थार ले ली जाए, लेकिन घर वाले जो है पीछे पड़े हैं कि थार तो बिल्कुल नहीं लेनी है, उसमें बैठने के लिए जगह नहीं है सही से, आगे की सीट फोल्ड करके जाना है। घर वालों को लेके जाके आप अगर टेस्ट ड्राइव उनको कराने जाते हैं या घर वालों को सैंपल दिखाने जाते हैं थार का, तो कभी गलती से मत दिखाइएगा, आपके घर वाले कभी आपको नहीं लेने देंगे फिर, ठीक है? आप ज़बरदस्ती ले ले तो बात अलग है, कहेंगे फैमिली गाड़ी नहीं है, इसमें तो जगह नहीं है ना, तो वो दिक्कत करेंगे, है ना? तो आपने घर वालों से पूछा या अपने पड़ोस फैमिली वालों से पूछा, तो आपके डिसीजन पर वो इन्फ्लुएंस डाल देंगे। अगर आपको खुद खरीदना है तो खुद आप गए, चला के चले और ख़रीद लिया, झंझट ख़त्म, ठीक। तो समटाइम्स आपका जो ग्रुप है वो आपके डिसीजन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है, तो ग्रुप जो है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो लिखा है कंज्यूमर बिहेवियर द्वारा किए गए निर्णयों को जो इफेक्ट करने के लिए समूह प्रभाव भी देखा जाता है। प्राथमिक प्रभावशाली प्रभाव जो है वो परिवार का होता है कि घर वाले क्या कह रहे हैं, घर के सदस्य क्या कह रहे हैं, सहपाठी आपके कुछ कलीग्स हैं, आपके कुछ तत्काल क्लोज बहुत रिलेटिव्स हैं या पड़ोसी हैं या चिर परिचित हैं, ऐसे सभी लोग आपके डिसीजन पर एक इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं ना। आपको कोई सामान लेना था, आपने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस के लिए, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस के लिए, पता चला लेना कुछ और था, ले कुछ और है, तो भुगता के खरीद के निर्णयों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू पके हुए भोजन पर फास्ट फूड के लिए बड़े पैमाने पर पसंद करना, है ना? तो घर से बाहर से जो ऑर्डर करके खाना खाना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में पका खाना थोड़ा सा कम पसंद लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, अधिकतर। उपयोगिता वाहन के खिलाफ एसयूवी के लिए सनक के समान उदाहरण, है ना? तो वो भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, है ना, कि उपयोगिता वाहन जो यूटिलिटी व्हीकल्स है उसको लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, जिसमें ज़्यादा जगह हो, ज़्यादा सामान आ जाए, ज़्यादा एवरेज आ जाए। अब वहीं आप एसयूवी लेने के लिए कहते हैं तो घर वाले कहते हैं तेल पिएगी गाड़ी, खून पिएगी, ईएमआई ज़्यादा जाएगी, बड़ी गाड़ी है, ये होगा वो होगा, दुनिया भर के आपको बहाने मिल जाएंगे कि उसको आप ना खरीदो। तो समूह प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। समूह प्रभाव दैट इज ग्रुप इन्फ्लुएंस, आप पर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो हमने देखा एक तो आर्थिक स्थिति हो गई, दूसरा ग्रुप इन्फ्लुएंस आपका हो गया।
है ना। तो आर्थिक स्थिति तो वही पॉइंट है ना। तो खरीदने की क्षमता, आर्थिक स्थिति, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। उपभोक्ता के खर्च करने का फैसला बाजार में आपके पास ये भी डिपेंड करता है, वाहन, घर या अन्य घरेलू स्थिति देखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये एक असर तो पड़ता है, ये तो हमने देखा। इसके अलावा मैंने आपको बताया मार्केटिंग कैंपेन कितना अच्छा चल रहा है ना। विपणन अभियान जो कोई भी कंज्यूमर के बिहेवियर को, तो मेरे को लगता है हमारे आपके बिहेवियर जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, घर वाले, आर्थिक स्थिति, ये सब जितना ज़्यादा असर डालती है, इससे सबसे ज़्यादा असर डालता है आजकल मार्केटिंग कैंपेन, कि कोई भी कंपनी अपने चीज़ को किस तरीके से कैंपेन को ब्रांड कर रही है। दिन भर आप कोक, पेप्सी का ऐड देख रहे हैं तो अंततः दुकान पर जाएंगे तो अमूल की लस्सी नहीं मांगेंगे या अमूल का छाछ नहीं मांगेंगे, आप सीधे जो है कोल्ड ड्रिंक, कोक या पेप्सी ही पी के आएंगे, ठीक। तो ये मार्केटिंग करके आपको इतनी बार वो एड्स दिखाएंगे, इतनी बार वो चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी और जब आप दुकान पे पहुंचेंगे तो आपको वही दिखेगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केटिंग का कैंपेन किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ों को मार्केट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आजकल आपको सोशल मीडिया पर, आपको यूट्यूब्स पर, जैसे आप कभी सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक मनी या हाउ टू लर्न न्यू स्किल या पैसे कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, ऐसा अगर आपने कभी कुछ सर्च किया तो पहले के ज़माने में मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले हुआ करते थे। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या हुआ, एक जोड़ा तो उसमें दो जुड़ गए, फिर 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। फ्यूचर मेकर आपने सुना होगा, जिसने फ्यूचर काफ़ी लोगों का बर्बाद किया। ऐसी बहुत सारी कंपनियां रहीं। ऐसी आजकल बहुत ज़्यादा फर्जी वाला ऑनलाइन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आपको बढ़िया कैंपेन दिखाएंगे कि मैं पहले बहुत गरीब हुआ करता था, स्लम में रहा करता था, आज मेरे पास गाड़ी है। वो अपना फ़ोटो ऐड शूट करा लेंगे फर्जी वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े घर के साथ, मैं यात्रा करते हुए पैसे कमाता हूँ, पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं आराम से केवल बाहर विदेश घूमता रहता हूँ। ऐसे फर्जी फर्जी करके आपको खूब ऐड दिखाएंगे और फिर एक दिन तंग आके आप उस ऐड पर क्लिक कर देंगे कि चलो देखते हैं क्या है। फिर वो आपसे एक छोटा सा चार्ज लेंगे, 100 रुपये, 99 रुपये, 51 रुपये, 10 रुपये, कुछ चार्ज लेंगे कि हम एक सेमिनार कर रहे हैं। एक सेमिनार नहीं, वेबिनार कहते हैं उसको। ऑफलाइन होता है तो सेमिनार कहते हैं, ऑनलाइन होता है वेबिनार। तो हम एक वेबिनार करेंगे, आप उसमें ज़रूर आइए, हम आपको उसमें मोटिवेट करेंगे। और उसके बाद आपकी ब्रेन वॉशिंग होती है, आपके दिमाग को पूरी तरीके से ब्लैंक कर देते हैं। और जब 3 घंटे आप उनका सेमिनार देखते रहेंगे तो आपको सपने दिखाएंगे, आपको इस तरीके से डीमोरलाइज कर देंगे, डीमोटिवेट कर देंगे। आप कहेंगे ये बंदा सारी बातें कह रहा है। वो कहेगा आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ना पैसा कमा पाए, ना अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए, ना आगे ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। आपको इतना डीमोटिवेट कर देगा। फिर थोड़ी देर बाद वो लास्ट में उपाय बताएगा कि मैं आपको ऐसे सक्सेस के रास्ते बताऊंगा जिससे आप जरूर सफल हो जाएंगे। अगले का खुद का कोई बिजनेस नहीं है, अगले का खुद फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन आपको बताएगा कि मैं आपको ऐसे रास्ते बताऊंगा कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको ये करना है, ये करना है। और क्या करना है आपको, 20,000 का एक कोर्स है अपना, तुरंत बताएगा। पहले बताएगा उसकी 1 लाख रुपए फीस, फिर कहेगा नहीं नहीं 1 लाख फीस नहीं, आपके लिए मैं डिस्काउंट करता हूँ, 50,000 रुपये फीस। फिर 50,000 से फिर 15,000, और वो फिर चैट को ऑफ कर देगा और आपसे कहेगा कि अब देखिए इतने कोर्सेज बिक चुके हैं, बस 2 ही सीट बची हुई है, आप भी फटाफट खरीद लिया। आप खरीद लोगे। अब होगा क्या, वो आपको सिखाएगा, आप 4 को और सिखाओगे, 4 को 10 को और सिखाएगा, और वैसे ही वो वैसे बनाते हैं। तो इस फर्जीवाड़े में कभी मत पड़िएगा। दैट्स वाई मार्केटिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते ही हैं कि क्विट करिए 9 to 5 जॉब, आप अपनी जॉब से परेशान है। भाई कौन अपनी जॉब से खुश रहता है, सभी परेशान होते हैं, है ना। तो उस तरीके की चीज़ें वो ऐड करते हैं। तो मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल। मार्केटिंग से, अच्छी मार्केटिंग से आप किसी भी बायर का जो है, उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है या जो बाइंग बिहेवियर, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। आप जो खरीदना चाहते हैं, आपको मार्केट इस तरीके से किया जाएगा कि आप वो चीज़ खरीद के छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट आप खरीद लेंगे, ठीक। दैट्स वाई द मार्केटिंग इज गोइंग टू प्ले क्रूशियल रोल। तो वही लिखा हुआ है, उपभोक्ताओं द्वारा किए गए खरीद निर्णयों को प्रभावित करने में विज्ञापन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो उपभोक्ताओं के खरीद निर्णयों को इम्पैक्ट करने के लिए, कंपटीशन के लिए, बाजार में हिस्से में एक बड़े बदलाव लाने के लिए भी जाने जाते हैं। नियमित आधार पर किए गए मार्केटिंग कैंपेन जो है उपभोक्ता के खरीद निर्णयों को इस हद तक प्रभावित कर सकते हैं कि एक ब्रांड को छोड़कर दूसरे ब्रांड को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट्स अ वेरी बिग डील, है ना। इवन बीमा पॉलिसी जैसी चीज़ें भी आप छोड़कर वहाँ पर दूसरी जगह काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो सारी मैंने चीज़ें बताई, जो सारे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, फॉर दोज पीपल हु वांट टू हैव अ कंटेंट विद इन द इंग्लिश, तो उनके लिए इन शॉर्ट मैंने एक यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दिया। सो आप इसे सारा का सारा व्यवहार जो है समझ सकते हैं।
तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रोफाइल ऑफ द रूरल कंज्यूमर, एक ग्रामीण क्षेत्र का जो बंदा है उसके कुछ प्रोफाइल आपको देखने को मिले, जो हमने फीचर्स पढ़े वही यहाँ है ना। एक तो उसका एजुकेशन है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको लिटरेसी रेट कम देखने को मिलता है, साक्षरता कम देखने को मिलती है, तो बहुत अंग्रेजी में अगर प्रोडक्ट ऐड कराएंगे ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं बिकेगा। तो आराम से शुद्ध देसी भाषा में रीजनल लेवल पर, आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने रीजनल लेवल पर कंटेंट लाने शुरू कर दिए हैं, मतलब अपनी खुद की क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट लाना शुरू कर दिया है। आजकल आप आईपीएल भी मैच देखें तो आप आईपीएल का मैच देखें तो पहले अंग्रेजी कमेंट्री सुनते थे, मज़ा नहीं आता था, अब हिंदी कमेंट्री सुनते हैं तो भी मज़ा नहीं आता। तो आपके लिए रीजनल लैंग्वेजेस पर कई सारी वो कमेंट्री जो है आपको बिल्कुल स्टार्ट कर दी गई है, ताकि आप मैच देखें। आप आईपीएल नहीं भी देखना है तब भी आप देखें, और आपको वहाँ पर जो एड्स देखने को मिलते हैं वो आप ऐड देखें। तो बिल्कुल एजुकेशन, लो इनकम लेवल है, ठीक है, तो लो इनकम लेवल आपको देखने को मिलेगा। इनकम लेवल धीरे धीरे बढ़ रही है, बट अभी भी लो लेवल ऑफ इनकम आपको देखने को मिलेगा इन द रूरल एरियाज़। तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसका असर आएगा। ऑक्यूपेशन क्या है ना, रोजगार क्या है, किस तरीके से आप काम करें, तो कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर्स पर निर्भरता ज़्यादा है, तो वो एक असर डालता है। इम्पैक्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप, कौन आपको सलाह दे रहा है, परिवार वाला है या रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, तो वो है। ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी का क्या मतलब होता है, ग्रामीण क्षेत्र में एक बंदा कुछ प्रोडक्ट पर ही भरोसा करता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से ऐड करते हैं तो उसकी ब्रांड जो लॉयल्टी है ना, जो उसकी ईमानदारी एक ब्रांड को लेकर, उसको आप भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी, ग्रामीण क्षेत्र का बंदा या फिर कोई भी बंदा है, जनरली ये ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं है, ये किसी भी कंज्यूमर की अगर आप बात करें तो सब के सब जो है यहाँ पर रूरल एरियाज़ में वैल्यू फॉर मनी खोजते हैं। वैल्यू फॉर मनी, अगर मैं 10 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो मेरे को सही तरीके से उसकी वैल्यू फॉर मनी मिले। ठीक, एक मैं और एग्जांपल देता हूँ, मैंने शायद आपको पहले भी दिया था कि अगर मैं शहर में हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, तो मैं एक शैम्पू की बॉटल खरीद के लाऊंगा और काम करूँगा, 300-400 रुपये मान लेते मिली बॉटल शैम्पू के लिए आए घर। वहीं आप ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, वो ग्रामीण क्षेत्र में बॉटल की खपत कम होती है, ग्रामीण क्षेत्र में शैशे जो पाउच होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। अब इसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि शहर में कंजम्पशन ज़्यादा होगा। क्यों? आपने शैम्पू का वो बॉटल लिया और शैम्पू निकाला और जितना मन किया उसमें निकला और लगा लिया आपने, तो शैम्पू ज़्यादा ख़त्म होता है, 10-15 दिन में, 20 दिन में एक बॉटल आपकी ख़त्म। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए पाउच में यूज़ करते हैं, तो पाउच आप कितने यूज़ करेंगे, एक यूज़ किया, 2 यूज़ किया, 3 यूज़ करेंगे, तो पाउच में कंजम्पशन कम हो पाता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब कम इनकम होती है। और कम इनकम में अगर आप खर्चे करने जाते हैं तो 15-20 रुपए के गए पाउच खरीद के ले आए, घर में 2-4-5 लोग हैं, 2-2 4-4 5-5 पाउच लगा लिया, इनकम हो गया। तो इसीलिए हर पैकेजिंग, हर प्रोडक्ट हर तरह के साइज में आपको देखने को मिलता है ना, उसका बड़ा साइज़ भी देखने को मिलेगा, छोटा साइज़ भी देखने को मिलेगा, और ताकि हर इनकम लेवल के कस्टमर को हम टारगेट कर सकें। 2 लीटर की भी बोतल आती है कोल्ड ड्रिंक की, 10 रुपये की भी बोतल आती है। अकेला बंदा घूम रहा है तो 2 लीटर की बोतल थोड़ी पिएगा, तो 10 रुपये उसके लिए अवेलेबल है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली द बिहेवियर ऑफ रूरल मार्केटिंग। ठीक है, रूरल कस्टमर के ये सारे बिहेवियर्स आपको देखने को मिले। देखिए इतने सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर हैं? एक बार कमेंट कर दीजिए हाँ सर क्लियर है। तो आपकी इनकम, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे फीचर्स आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो कल के सेशन में हम मिलेंगे आगे चल के, तो रूरल मार्केटिंग का इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, रीजन्स पढ़ेंगे, पोटेंशियल्स पढ़ेंगे, तो ये सब हमारा आगे डिस्कशन होगा। मेजर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर और बिलीव्स हम लोग देखेंगे, तो इंग्लिश में भी कंटेंट है। चलिए, तो ये सब डिस्कशन हम आगे करेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। सो दैट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर, तो और पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।